नमस्कार साथियों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर हिंदी क्लासेस में। आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे। तो आज हम इस वीडियो में हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत आधुनिक काल में प्रयोगवाद और नई कविता, इसकी व्याख्या को देखेंगे और इस वीडियो में जानेंगे कि प्रयोगवाद की समय सीमा क्या थी, इसमें कौन कौन से प्रमुख कवि रहे, नई कविता के कौन से प्रमुख कवि रहे, उनकी कौन कौन सी रचनाएं थी। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। हिंदी काव्य में प्रयोगवाद का प्रारंभ सन 1943 ईस्वी में अज्ञेय द्वारा संपादित तार सप्तक के प्रकाशन से माना जाता है। तो हिंदी काव्य में प्रयोगवाद का जो शुरुआत है वो कब से मानी जाती है? वो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी द्वारा संपादित तार सप्तक 1943, यहाँ से इसका प्रारंभ माना जाता है। और आप भी इस वीडियो से अपने लिए नोट्स बना सकते हैं, तो आप एक पेन और नोटबुक के साथ रहिएगा ताकि आप इसके बीच बीच के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें भी लिख सकें। प्रयोग तो काव्य में सदैव से होते आए हैं, किंतु प्रयोगवादी काव्य का श्री गणेश इस संकलन के द्वारा ही माना जाता है। तो प्रयोगवाद का प्रारंभ 1943 में अज्ञेय जी द्वारा संपादित तार सप्तक के ही प्रकाशन, यानी कि 1943 में जो इन्होंने तार सप्तक का प्रकाशन किया था, वहीं से प्रयोगवाद का प्रारंभ या श्री गणेश माना जाता है। क्योंकि इस संकलन में अब तक प्रचलित कविताओं की लीक से हटकर ऐसी कविताएं थी जो संवेदनाओं, नए भावबोध एवं नए शिल्प से युक्त थी। तो प्राचीन पद्धति में जो कविताएं लिखी जा रही थी, उन कविताओं से हटकर इस तार सप्तक में ऐसी कविताएं थी जो नई संवेदनाएं और नए भावबोध, नए शिल्प से युक्त थी। प्रयोगवादी कवि प्रयोग करने में विश्वास करते थे। तो जितने भी ये प्रयोगवादी कवि रहे, वो नया नया अपनी कविताओं में प्रयोग करना पसंद करते थे। भाषा की दृष्टि से नए प्रयोग, उपमानों की दृष्टि से नए प्रयोग, शिल्प की दृष्टि से नए प्रयोग और काव्य वस्तु की दृष्टि से नए प्रयोग इन कवियों ने किए थे। अतः प्रयोगवाद नाम इसके लिए सार्थक जान पड़ता है। तो इनकी कविताओं में आए दिन ये नए नए प्रयोग अपनी कविताओं में करते रहते थे, इसीलिए इनकी कविताओं को प्रयोगवादी काव्य के नाम से जाना गया। किंतु अज्ञेय ने प्रयोग को साधन मानते हुए लिखा है कि प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं वरन साधन है। तो अज्ञेय जी प्रयोग को केवल एक साधन मानते थे। प्रयोगवादी कवि ने अपने व्यक्तिगत सुख दुख को, अपनी व्यक्तिगत संवेदनाओं को नए नए माध्यमों से व्यक्त किया और उस यथार्थ को अभिव्यक्ति प्रदान की जिसे वह भोगता है। तो जो भी प्रयोगवादी कवि जो भी महसूस करता था, वो अपने काव्य के माध्यम से उसे हमारे समक्ष उन्होंने प्रस्तुत किया था। जो भी वो भोगता था, जिसे भी वो अपने जीवन में महसूस करते थे, प्रयोगवादी कवि ने भावुकता के स्थान पर बौद्धिकता को काव्य में स्थान दिया और जीवन की निराशा, कुंठा, अनास्था, जड़ता एवं संघर्ष को अभिव्यक्ति प्रदान की थी। प्रयोगवाद का विकास ही कालांतर में नई कविता के रूप में हुआ। तो धीरे धीरे प्रयोगवादी कवियों ने अपनी कविताओं में नए नए प्रयोग किए और बाद में यही प्रयोग जिन कविताओं का रूप लिया था इन्होंने, तो उन्हें नई कविता के रूप में जाना जाने लगा। डॉक्टर शिव कुमार शर्मा के अनुसार ये दोनों ही एक ही धारा के विकास की दो अवस्थाएं हैं। सन 1943 से 1953 ईस्वी तक कविता में जो नवीन प्रयोग हुए, नई कविता उन्हीं का परिणाम है। तो सन 1943 से लेकर 1953 तक जितने भी नए प्रयोग इन कविताओं में देखने को मिले, तो उन्हीं का परिणाम क्या निकला? नई कविता के रूप में। प्रयोगवाद उस काव्यधारा की आरंभिक अवस्था है और नई कविता उसकी विकसित अवस्था है। वस्तुतः
प्रयोगवाद और नई कविता में कोई सीमा रेखा नहीं खींची जा सकती। बहुत से कवि जो पहले प्रयोगवादी रहे, बाद में नई कविता के प्रमुख वो हस्ताक्षर बन गए। इस प्रकार ये दोनों ही एक ही काव्यधारा के विकास की दो अवस्थाएं हैं। सन 1943 ईस्वी से 1953 ईस्वी तक की कविताओं में जो नवीन प्रयोग हुए, नई कविता उन्हीं का परिणाम है। निष्कर्ष रूप में 1943 से 1953 तक की कविता को प्रयोगवाद एवं 1953 के बाद की कविता को नई कविता की संज्ञा दी जा सकती है। तो अब आपको ये स्पष्ट हो गया होगा कि प्रयोगवाद और नई कविता ये क्या थी और इनमें जो जो नए प्रयोग होते रहे उससे ही नई कविता ने जन्म लिया था। यहाँ पर कुछ प्रमुख प्रयोगवादी कवि और उनकी कृतियाँ यहाँ पर दी गई हैं। तार सप्तक का प्रकाशन अज्ञेय के संपादकत्व में सन 1943 में हुआ। इस संग्रह से प्रयोगवादी काव्य का प्रारंभ माना जाता है। इसमें जिन 7 कवियों की रचनाएं संकलित थी उनके नाम हैं नेमीचंद्र जैन, गजानन माधव मुक्तिबोध, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरिजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा तथा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पर प्रमुख प्रयोगवादी कवि दिए हुए हैं, जो कि तार सप्तक 1943 में जिन 7 कवियों की रचनाएं संकलित थी उनके नाम हैं। और एग्ज़ाम में इनमें से अक्सर ये नाम पूछे जाते हैं कि कौन इनमें से तार सप्तक के कवि हैं या नहीं है। तो इसे याद रखने का एक मैं छोटा सा आपको ट्रिक दे देती हूँ यहाँ पर। आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं, नेभा गप्र गिरा सच्ची। नेभा गप्र गिरा सच्ची। देखिए इस तरह से अगर आप इसको याद रखेंगे, नेभा गप्र गिरा सच्ची। ने से देखिए नेमीचंद्र जैन, भा से क्या है भारत भूषण अग्रवाल, गौ से देखिए गजानन माधव मुक्तिबोध, प्र से प्रभाकर माचवे, गी से गिरिजा कुमार माथुर, रा से रामविलास शर्मा और सच्ची से सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। नेभा गप्र गिरा सच्ची, आप इसे लिख लीजिए और इस तरह से अगर आप याद रखेंगे तो आपको ये 7 के 7 कवि याद हो जाएंगे। उसके बाद दूसरा जो सप्तक था वो सन 1951 में अज्ञेय के संपादकत्व में प्रकाशित हुआ। इसका प्रकाशन भी अज्ञेय जी ने किया था, दूसरे सप्तक का, जो कि 1951 में प्रकाशित हुआ था। और इस सप्तक में जो अन्य 7 कवि उनकी रचनाएं थी उनके नाम देखिए, भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर, हरि नारायण व्यास, शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता, रघुवीर सहाय और धर्मवीर भारती। अब इसे याद रखने के लिए एक दूसरी ट्रिक है, देखिए, भश हश नर धर्म। भश हश नर और धर्म, भश हश नर धर्म। तो भौ से देखिए आपका भवानी प्रसाद मिश्र, शौ से शकुंतला माथुर, ह से हरि नारायण व्यास, शौ से शमशेर बहादुर सिंह, नौ से नरेश मेहता, रौ से रघुवीर सहाय और धर्म से धर्मवीर भारती। तो आप इसे शॉर्ट में बोल सकते हैं भश हश नर धर्म। तो इसमें देखिए ऑप्शन दिए जाते हैं कि कौन से सप्तक के कवि हैं ये दूसरे सप्तक के थे। और एक प्रश्न इसमें ये भी बनता है कि शकुंतला माथुर कौन से सप्तक की कवित्री रही थी, तो ये दूसरे सप्तक की कवित्री थी। इस तरह का भी क्वेश्चन बनता है। अज्ञेय के संपादकत्व में ही सन 1959 ईस्वी में तीसरा सप्तक प्रकाशित हुआ। इनके प्रकाशन वर्ष भी आप ध्यान रखिएगा, तार सप्तक, दूसरा सप्तक और तीसरा सप्तक, तो इनके प्रकाशन वर्ष आप लिख लीजिएगा।
तीसरे सप्तक में जिन 7 कवियों की कविताएं हैं वो हैं प्रयाग नारायण त्रिपाठी, कुंवर नारायण, कीर्ति चौधरी, केदारनाथ सिंह, मदन वात्सायन, विजय देव नारायण शाही, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो इसे याद रखने के लिए ट्रिक है कु की के विप्रयाम सर्वे, विप्रयाम सर्वे, कुक्की के विप्रयाम सर्वे। तो देखिए कु से है कुंवर नारायण, की से है कीर्ति चौधरी और के से है केदारनाथ सिंह। कुकी के, वी से विजय देव नारायण शाही, प्र से प्रया एक साथ आ जाएगा, ये देखिए प्रया, वी से है विजय देव नारायण शाही और प्रया से है आपका प्रयाग नारायण त्रिपाठी, मौ से मदन वात्सायन आ जाएगा और सर्वे से सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो कुक्की के विप्रयाम सर्वे। तो प्रया आप एक साथ याद रखिएगा, प्रयाग। इस तरह से अगर आप याद रखेंगे तो ये आपको एग्जाम में ध्यान रहेगा कि कौन किस सप्तक के थे। नई कविता के कुछ प्रमुख कवि हैं कुंवर नारायण, दुष्यंत कुमार, अजीत कुमार, प्रभाकर माचवे, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, कीर्ति चौधरी, लक्ष्मीकांत वर्मा, विजय देव नारायण शाही और बाल कृष्ण राव। ये सभी नई कविता के प्रमुख कवि हैं। नई कविता के प्रचार प्रसार का श्रेय कुछ पत्रिकाओं को भी दिया जा सकता है, जिनमें प्रमुख है प्रतीक, जो अज्ञेय के संपादकत्व में प्रकाशित हुई। डॉक्टर जगदीश गुप्त के संपादन में सन 1954 से प्रारंभ नई कविता नामक पत्रिका। तो इसमें देखिए 2 क्वेश्चन ये भी बनते हैं इसमें कि प्रतीक पत्रिका के कौन थे प्रकाशक, किसके संपादन में उसका संपादन कार्य किया गया। तो ये थे अज्ञेय, और नई कविता के जो प्रकाशक थे वो थे जगदीश गुप्त जी। और इसका जो संपादन कार्य हुआ है वो सन 1954 से प्रारंभ। निकष, पाटल, कल्पना, दृष्टिकोण आदि ये सभी नई कविता के प्रचार प्रसार में इन पत्रिकाओं ने योगदान दिया था। यहाँ पर नई कविता की कुछ प्रवृत्तियाँ हैं और प्रयोगवादी काव्य की कुछ प्रवृत्तियाँ हैं। देखिए इसमें नवीनता है, नई कविता में नयापन है, भाव, विषय वस्तु, शिल्प सभी दृष्टियों से वह परंपरा से विच्छेद की कविता है। अज्ञेय ने संभवतः है इसी कारण इन कवियों को नई राहों के अन्वेषी का नाम दिया है। तो नई कविता को नई राहों के अन्वेषी का नाम किसने दिया है? ये दिया है अज्ञेय जी ने। तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन भी बनते हैं एग्जाम में। जैसे एक उदाहरण यहाँ पर दिया हुआ है मुद्रा राक्षस जी ने, तो आओ हम उस अतीत को भूलें और आज की अपनी रग रग के अंतर को छू लें। दूसरी जो इसकी प्रवृत्ति है वो बौद्धिकता रही है। परंपरागत कविता में जहाँ भावना की प्रधानता है, वहीं नई कविता में बौद्धिकता की। इस बौद्धिकता की प्रधानता के कारण ही नई कविताओं में रागात्मकता का ह्रास हुआ है। तो इसमें नई कविताओं में जहाँ पहली कविताओं में, पुरानी कविताओं में भावना को बहुत महत्व दिया जाता था, लेकिन जो नई कविता है उसमें बौद्धिकता को महत्व दिया जाने लगा, जिसकी वजह से क्या हुआ कि उस जो कविताओं की रागात्मकता रहती थी उसमें कमी आई, विचारात्मकता की वृद्धि हुई। कविता निश्चित रूप से हृदय का विषय है, बुद्धि का नहीं, किंतु यदि उसे बलपूर्वक बुद्धि के किले में कैद करने का प्रयास किया जाएगा तो उसकी सुकुमारता तहस नहस हो जाएगी, क्योंकि कविता में बहुत ही ज़्यादा कोमल भाव रहता है। और अगर उसमें ज़्यादा बुद्धि का प्रयोग किया जाने लगा या उसको बुद्धि, बौद्धिकता का समावेश ज़्यादा उस कविता में किया जाएगा तो उस कविता की जो कोमलता है वो सब खत्म हो जाएगी, उसमें सरसता नहीं रहेगी। अतिशय बौद्धिकता का ही परिणाम यह है कि नई कविता
रसहीन हो गई है। तो आपने देखा होगा कि नई कविता में बिल्कुल रस की कमी रहती है, उतनी वो मन को या हृदय को नहीं छूती जितना पहली कविताएं जो प्रगतिवाद में और उससे पहले की जो कविताएं थी छायावाद, तो थोड़ा अंतर इसमें देखने को मिलता है नई कविताओं में। तीसरी जो इसकी प्रवृत्ति थी वो क्षणवादिता। नया कवि क्षणवादी जीवन दर्शन को अंगीकार करता है। उसे कल पर विश्वास नहीं, भविष्य का भरोसा नहीं, इसलिए वह वर्तमान को ही सब कुछ समझकर उसे पूरी तरह भोगने का आकांक्षी है। तो ये भविष्य पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते हैं जो प्रयोगवादी कवि हैं या नई कविताएं लिखने वाले कवि हैं। ये जो क्षण वो जी रहे हैं उसी को भोगने पर ये विश्वास रखते हैं। चौथा है यथार्थवादिता। नए कवि का दृष्टिकोण यथार्थवादी है। जीवन को उसके वास्तविक रूप में प्रस्तुत करना नए कवि का उद्देश्य रहा है। यही कारण है कि नई कविता की विषय वस्तु, प्रतीक, उपमान, भाषा आदि यथार्थ पर आधारित है। पांचवी इसकी प्रवृत्ति थी आधुनिक युग बोध। प्रयोगवादी कवियों ने आधुनिक मानव के जीवन में विद्यमान यातना, घुटन, संत्रास, कुंठा, द्वंद्व और निराशा को अपने काव्य का विषय बनाया है। इस कविता में ब्रह्म की सत्ता के स्थान पर मानव की सत्ता स्थापित हुई है। अंधविश्वासों तथा रूढ़ियों का खंडन है तथा वर्जनाओं को इसमें नकारा गया है। छठा है इसकी जो प्रवृत्ति थी लोक संस्कृति। नया कवि लोक से जुड़ा हुआ है। लोक जीवन की अनुभूति, सौंदर्य बोध, प्रकृति बिंब और प्रतीक, शब्द और उपमान नई कविता में प्रचुरता से मिलते हैं। अज्ञेय ने प्रकृति का सूक्ष्म निरीक्षण करते हुए इस प्रवृत्ति का परिचय निम्न पंक्तियों में दिया है। जागो सखी वसंत आ गया, पीपल की सूखी डाल स्निग्ध हो चली। शिरीष ने रेशम से बेनी बांध ली, नीम के भी बौर में मिठास देख। हंस उठी कचनार की कली। तो ये अज्ञेय जी की पंक्ति है। सातवीं जो प्रवृत्ति थी वो शिल्प विधान। नई कविता का शिल्प भी परंपरागत काव्य से भिन्न है। नए उपमान, नए प्रतीक और नए बिंबों के प्रति इन कवियों का विशेष मोह जान पड़ता है। नई कविता में मुक्त छंद का प्रयोग किया गया है, जिससे कविता गद्यात्मक बन गई है। मुक्त छंद होने पर भी उसमें भाव एवं लय का अभाव नहीं है। तो ज़्यादातर ये जो कविताएं हैं वो मुक्त छंद पर देखने को मिलती हैं। नई कविता के जो प्रमुख कवि हैं उनकी कृतियां यहाँ पर दी हैं। अज्ञेय जी का देखिए जन्म है 1911 और मृत्यु है 1987 ईस्वी। इन्होंने संपादन कार्य किया है दिनमान पत्रिका का, प्रतीक पत्रिका, नव भारत टाइम्स का, तार सप्तक, दूसरा सप्तक और तीसरा सप्तक का। तो आप इन्हें नोट कर सकते हैं। काव्य कृतियाँ इनकी प्रमुख कौन कौन सी थी? हरी घास पर क्षण भर, बावरा अहेरी, इंद्रधनुष रौदे हुए, आंगन के पार द्वार, अरि ओ करुणा प्रभामय, कितनी नावों में कितनी बार, सागर मुद्रा, महावृक्ष के नीचे, असाध्य वीणा, चिंता, इत्तिलम। इन रचनाओं में से एग्ज़ाम में हमेशा एक जो रचना है वो तो पूछी ही जाती है अज्ञेय जी की। इसमें से सागर मुद्रा ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये बहुत बार पूछी गई है। हरी घास पर क्षण भर और इसी तरह से ये असाध्य वीणा, तो ये सारी वैसे तो सभी महत्वपूर्ण हैं। दूसरे थे गजानन माधव मुक्तिबोध जी, जिनका जन्म 1917 और मृत्यु 1964 ईस्वी। इनकी जो काव्य कृतियाँ हैं वो हैं चाँद का मुँह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल। आलोचना में इन्होंने तार सप्तक के कवि, कामायनी एक पुनर्विचार, भारतीय इतिहास और संस्कृति, नई कविता का आत्मसंघर्ष और अन्य निबंध, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, तो इनकी भी बहुत ज़्यादा ये महत्वपूर्ण आलोचनाएं हैं और काव्य कृतियाँ हैं। कहानी संग्रह में विपात्र, सतह से उठता आदमी। मैं इनमें वही रचनाएं लेकर आई हूँ जो कि बहुत बार पूछी गई हैं। तीसरे थे गिरिजा कुमार माथुर जी, जन्म इनका 1919 ईस्वी। काव्य कृतियाँ देखिए मंजीर, नाश और निर्माण, धूप के दहान, साक्षी रहे वर्तमान, भीतरी नदी की यात्रा, शिला पंख चमकीले, छाया मत छूना,
पृथ्वी कल्प और अगली है कल्पांतर। आलोचना में इन्होंने नई कविताएं, सीमाएं और संभावनाएं, ये इनकी आलोचना है। चौथे कवि रहे भवानी प्रसाद मिश्र जी। जन्म है 1914, मृत्यु है 1985 ईस्वी। काव्य कृतियाँ हैं कमल के फूल, वाणी की दीनता, सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा, गीत फरोश, चकित है दुख, अंधेरी कविताएं, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, शतदल, कालजयी। और संपादन कार्य इन्होंने किया गांधी वाङ्मय। पांचवे थे धर्मवीर भारती। जन्म 1926 और मृत्यु है 1997 ईस्वी। काव्य कृतियों में अंधा युग, कनुप्रिया, 7 गीत वर्ष, ठंडा लोहा, देशांतर। उपन्यास इनके थे गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा। संपादन कार्य इन्होंने किया धर्मयुग का, ये इनका पत्रिका थी, ये साप्ताहिक पत्रिका रही थी, निकस और आलोचना। कहानी संग्रह में चांद और टूटे हुए लोग, बंद गली का आखिरी मकान। निबंध इनके निबंध और समीक्षा में ठेले पर हिमालय, मानव मूल्य और साहित्य, कहनी अनकहनी, पश्यंती, प्रगतिवाद एक समीक्षा। तो ये इनके निबंध रहे थे। अगले जो प्रमुख कवि थे नरेश मेहता जी। नई कविता में वन पांखी सुनो, बोलने दो चीड़ को, पिछले दिनों नंगे पैरों, मेरा समर्पित एकांत, उत्सव, अरण्या, संशय की एक रात, महाप्रस्थान, प्रभात पर्व, शबरी, प्रार्थना पुरुष। 7वें नंबर में है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। जन्म है 1927 ईस्वी। काठ की घंटियाँ, बांस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग। इनकी सभी ये रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। एग्ज़ाम में हर बार एक इनकी रचना पूछी ही जाती है। इनके द्वारा लिखा हुआ जो उपन्यास है वो है सोया हुआ जल, और नाटक है एक बकरी इनकी। संपादन में देखिए दिनमान, पराग, प्रतीक और नई कविता, इसका इन्होंने संपादन किया था। 8वां है कुंवर नारायण जी। जन्म है 1927 ईस्वी। तो इनकी रचना है चक्रव्यूह, आत्मजयी, परिवेश, हम तुम, आमने सामने, कोई दूसरा नहीं। 9वें नंबर में है शमशेर बहादुर सिंह। जन्म इनका 1911 ईस्वी। चुका भी नहीं हूँ मैं, इतने पास अपने, काल तुझसे होड़ मेरी। और देखिए नई कविता के जो अन्य प्रतिनिधि कवि रहे और उनकी कृतियाँ थी दुष्यंत कुमार जी। इनकी जो कृतियाँ हैं सूर्य का स्वागत, आवाज़ों के घेरे, जलते हुए पवन का बसंत, साए में धूप। साए में धूप बहुत बार पूछी गई है। श्रीकांत वर्मा जी की हैं दिनारंभ, भटका मेघ, माया दर्पण, जल सागर, मगध। 3 नंबर में है रघुवीर सहाय जी, सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं। लोग भूल गए हैं बहुत बार पूछी गई इनकी रचना है ये, वैसे सभी महत्वपूर्ण हैं। 4 नंबर में है डॉक्टर देवराज। इनकी रचना है इतिहास पुरुष। अगले हैं विजय देव नारायण शाही। इनकी मछली घर, ये बहुत बार पूछी गई है मछली घर। 6 नंबर के जो प्रमुख हैं कवि हरि नारायण व्यास, मृग और तृष्णा, इनकी रचना है ये। 7वें नंबर के हैं राज कमल चौधरी, मुक्ति प्रसंग। 8वें नंबर में है रामदरस मिश्र, बेरंग बेनाम चिट्ठियाँ, पक गई है धूप, इनकी ये रचनाएं हैं। 9वें नंबर में है धूमिल, संसद से सड़क तक, बहुत बार पूछी गई है संसद से सड़क तक। 10वें नंबर के हैं लीलाधर जगूड़ी, नाटक जारी है। और चंद्रकांत देवताले, इनकी है दीवारों पर खून से। तो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं ये सभी। आगे की वीडियो में मैं इसके आगे की जो इनसे संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे उनको लेकर आऊँगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।